नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि कल की कहानी में मैंने आपको बताया था कि जेनजी ने अपना नेता चुन लिया है। जी हाँ दोस्तों, सुशीला करकी जी नेपाल की प्राइम मिनिस्टर बन चुकी हैं, पहली महिला प्रधानमंत्री। ये पहली महिला चीफ जस्टिस थी वहाँ की। और इनसे जुड़ा हुआ जो किस्सा और कहानी है वो आज मैं आपको सुनाऊंगा। असल में बात ये है कि वो चीज़ डायरेक्टली इनसे नहीं लिंक है, देखा जाए तो वो इनके पति से लिंक है। और इतनी दिलचस्प कहानी है कि अगर आप सुन लीजिए तो आपको ये लगेगा कि क्या जो है प्रधानमंत्री के पति भी जो है इस तरीके की हरकत कर सकते हैं क्या। जी हाँ दोस्तों, असल में बात ये है कि सुशीला करकी जी पढ़ने लिखने में बहुत आला रही। और जब उन्होंने जो है अपनी क्या करी, डिग्री ली पॉलिटिकल साइंस में, उसके बाद वो बीएचयू आ गई थी। और बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सभी को पता है, ठीक। जो अनभिज्ञ लोग हैं उनको नहीं पता है तो उनको बताने के लिए बस खाली बोला है, वरना बीएचयू सिर्फ नाम ही काफ़ी है। खैर, तो दुर्गा प्रसाद सुवेदी जी से मुलाकात होती है। वह जो है उनके टीचर होते हैं और ज़्यादा उम्र का फासला नहीं था, तो जो है दोनों में क्या हो गया, प्रेम हो गया। प्रेम हो गया और फिर जो है धीरे से उनकी क्या हुई, आगे चलकर शादी होती है। दुर्गा प्रसाद सुवेदी जी नेपाली कांग्रेस के यूथ विंग के जो थे लीडर थे उस समय। ये आज से तकरीबन अगर देखा जाए तो 50 साल के आसपास की बात है। अब उस समय ही उन्होंने जो है उस चीज़ को ज्वाइन कर लिया था, नेपाली कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया था। और नेपाल में जो मांगे उठ रही थी, एक तरफ हमारा देश जो है क्या हो गया था, लोकतंत्र जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपना चुका था। दूसरी तरफ जो है नेपाल में ये मांगे उठने लगी कि भारत के अंदर जो है क्या है, लोकतंत्र है और जो है नेपाल के अंदर भी लोकतंत्र होना चाहिए। उधर जो है 1949 में जो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन है वो हो ही चुका था चाइना में, और उधर ही से जो है ये सारी मांगे उठनी शुरू हो चुकी थी, क्योंकि नेपाल के अंदर क्या थी, राजशाही थी। तो अब क्या था कि जो नेपाली कांग्रेस थी उसमें जो अहम भूमिका निभा रहे लोग थे वो सभी के सभी जो है लोकतंत्र को सपोर्ट करने वाले लोग थे, पहली चीज़। दूसरा, नेपाली कांग्रेस का यही मोटिव था कि कैसे भी करके इस देश के अंदर जो है लोकतंत्र लाया जाए और राजशाही को हटाया जाए। खैर, इसी दौरान क्या होता है कि जब ये लोग आंदोलन कर रहे होते हैं तो आंदोलन में जो है राजशाही क्या कार्य करती है कि इन लोगों को जेल भेज देती है, दुर्गा प्रसाद सुवेदी जी को और भी कई क्रांतिकारियों को। जब जेल भेजती है तो अलग अलग जगह के क्रांतिकारी जो है एक दूसरे से आकर मिलते हैं। तो वहीं पे जो एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है गिरिजा प्रसाद कोइराला। जी हाँ दोस्तों, गिरिजा प्रसाद कोइराला जी की मुलाकात होती है दुर्गा प्रसाद सुवेदी जी से जेल में। अब गिरिजा प्रसाद कोइराला अहम भूमिका निभा रहे थे नेपाली कांग्रेस में। तो नेपाली कांग्रेस में जब ये लीडरशिप निभा रहे थे एक तरीके से, तो इनको जो है आंदोलनकारियों
के ऊपर ध्यान देना ज़रूरी था, क्योंकि आंदोलन करना है तो उसके लिए पैसा बहुत ज़रूरी है। पैसा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आंदोलन होगा तो खाना चाहिए होगा, रहना चाहिए होगा, भले ही सड़क पे रहना है लेकिन वहाँ पे जो है सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, और भी जो सारी चीज़ें हैं वो सभी चीज़ें कैसे मैनेज हो पाएंगी, पैसे से ही मैनेज हो पाएंगी। अच्छा, उस समय क्या था, हालात जो है आंदोलनकारियों के, क्रांतिकारियों के बड़े ही गंभीर थे। दोस्तों, ये चीज़ हमेशा आप देखेंगे कि क्रांतिकारियों के और आंदोलनकारियों के हालात गंभीर रहते ही हैं। जब उनको कोई आंदोलन करना होता है, अगर मास मूवमेंट नहीं है, जैसे कि नेपाल में इस समय हुआ मास मूवमेंट कि पूरा मास एक साथ आया, तभी सत्ता परिवर्तित होती है। लेकिन अगर कुछ छोटा सा वर्ग है, वो छोटा सा वर्ग इस तरीके के सत्ता परिवर्तन में अहम भूमिका नहीं निभा पाता है, तो उसके लिए उसको पैसे की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। क्योंकि जो है अभी आपने देखा कि ये बात मैं बोल रहा हूँ और अभी आप कह दें कि जो है अभी 10 तारीख को तो जो है ये सब कृत्य हुआ और आप ऐसी बात कर रहे हैं, तो नहीं दोस्तों। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा वर्ग जो है राजशाही के सपोर्ट में था और दूसरा वर्ग जो है लोकतंत्र के जो है सपोर्ट में था। तो जो आंदोलनकारी थे उनको जो है ये चीज़ चाहिए थी कि उनके पास जो है पैसा आए, जिससे कि वह आंदोलन को आगे बढ़ा सकें। अब ये हुआ, ये इतना पैसा आएगा कहाँ से? इस बात को जो है गिरिजा प्रसाद कोइराला अपने मन में सोच रहे हैं। जब वह इस बात को सोच रहे हैं तो जो है उनसे एक व्यक्ति आकर मिलते हैं, जो कि हैं दुर्गा प्रसाद सुवेदी जी। दुर्गा प्रसाद सुवेदी जी वहाँ जेल में बैठकर किताबें पढ़ रहे थे। आपने हमेशा देखा होगा कि आंदोलनकारी और क्रांतिकारी ये सब किताबें पढ़ा ही करते हैं और उससे वह सीख उन्होंने ली। उन्होंने क्या सीख ली, उस किताब का मैं जो है थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा। वह जापानी प्लेन के हाईजैक की एक कहानी थी कि कैसे जो है उस जापानी प्लेन को हाईजैक किया, और भी सारी चीज़ें जो है पूरे सिस्टमेटिक वे में जो है लिखी गई। अब क्या हुआ, उन्होंने जब वो पढ़ा तो उन्होंने कहा, दुर्गा प्रसाद सुवेदी जी ने कोइराला जी से, कि देखिए बात असल में ये है कि अगर हम लोगों को पैसा चाहिए तो पैसे का इंतज़ाम एक तरीके से हो सकता है। पूछा कैसे? कहने लगे कि आप जो है रॉयल नेपाल एयरलाइंस का जो प्लेन है उसको हाईजैक कर लीजिए। वो प्लेन जो है क्या काम करता है, काठमांडू में पैसे पहुंचाता है। अब ये हुआ कि उस प्लेन को अगर हम हाईजैक करेंगे तो पैसे नहीं पहुंचाता, ये बात नहीं हुई थी। पहले ये हुआ था कि उन्होंने कहा कि इस प्लेन को आप हाईजैक कर लीजिए, और हाईजैक कर लेंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएंगे, पैसे मिल जाएंगे। तो कहने लगे कि हम जो है, कोइराला जी बोल रहे हैं, हम लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं, और लोकतंत्र के लिए जब हम लड़ रहे हैं तो फिर हम जो है लोगों को कैसे मार सकते हैं और कैसे जो है उनके ऊपर हथियार तान सकते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, हम किसी भी इंसान के ऊपर ना जो है हथियार तानेंगे थोड़ी देर के लिए, लेकिन इसके अंदर जो है पैसे जाते हैं। किसके जाते हैं? राजशाही के पैसे जाते हैं, जिससे राजशाही जो है क्या करती है, इस देश के जो है सत्ता को संभालती है। तो रॉयल नेपाल एयरलाइंस के DH-6 19 सीटर का ये प्लेन है, और इस प्लेन में जो है हर बार जो पैसे जाते हैं उन्हीं पैसों को हम क्या करेंगे, चुरा लेंगे, एक तरीके से हाईजैक करेंगे या लूट लेंगे, जो उनकी भाषा थी। ठीक है, इस तरीके से जो है उन्होंने कहा। अब क्या हुआ, क्योंकि उन पैसों के ऊपर जनता का हक है और हम जो है जनता के कर्ता और धर्ता हैं, ये बात उन्होंने जानी
और ये बात उन्होंने समझी। उसके बाद ये हुआ कि इसमें किसी भी इंसान की जान नहीं जानी चाहिए और प्लान ऐसा शॉर्ट होना चाहिए कि आप जो है इसमें सफल ही हो, असफलता की कोई भी जो है गुंजाइश ना हो, सिर्फ सफलता ही सफलता दिखाई दे। इस बात पर जो है दुर्गा प्रसाद सुवेदी जी ने कहा कि जी बिल्कुल ऐसा ही होगा। प्लान बनाना उन्होंने शुरू किया और फिर ये हुआ कि उन्होंने कहा कि हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कि हमारी मदद कर सके, किसमें, ये पता करने में कि कौन सा दिन होगा जिस दिन ये प्लेन सबसे ज़्यादा पैसे लेकर जा रहा है। ये चीज़ हमें पता करनी ही होगी। तो जब प्लान बन रहा है तो ये हुआ कि कौन सा व्यक्ति यहाँ पे नेपाली बैंक में भी काम करता हो और जो है हमारे विचारों से भी क्या हो, इन्फ्लुएंस्ड हो, और वो लोकतंत्र भी चाहता हो। तो इसमें उनको ज़्यादा मेहनत नहीं लगी क्योंकि उनके विचारों से कई लोग जो है प्रभावित हो चुके थे। और जब उनके विचारों से कई लोग प्रभावित हो गए थे तो उसमें एक व्यक्ति जो है आता है फरिश्ता बनकर। उस व्यक्ति का नाम है मदन आचार्य। मदन आचार्य जो है आता है और वो कहता है कि मैं जो हूँ आप सभी की मदद करने के लिए तैयार हूँ। मैं जो हूँ लोकतंत्र को इस देश के अंदर स्थापित करने के लिए तैयार हूँ। ये मेरा लोकतंत्र में क्या रहेगा, को स्थापित करने में अहम योगदान रहेगा। इतिहास जो है इस चीज़ को जानेगा और पहचानेगा। इस तरीके की सोच रखी मदन ने और मदन ने जो है अपना कार्य किया। मदन को इनपुट देना था कि किस दिन सबसे ज़्यादा पैसा आ रहा है इस प्लेन से। जैसे ही ये बात होती है वैसे ही मदन ने हालांकि जो है एक तरीके से जासूसी करनी शुरू कर दी वहीं उसी बैंक में। लेकिन एक दिन आया सुनहरा उनके पर्सपेक्टिव से। वो दिन था 10 जून 1973 का। 10 जून 1973 का दिन। और उस दिन क्या होता है, इनको पता चलता है कि इस प्लेन में विराटनगर से त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट काठमांडू कहाँ जा रहे हैं। इस एयरपोर्ट पे जा रहे हैं 30 लाख रुपए। आज के समय भी 30 लाख रुपए बहुत अहमियत रखते हैं। तो सोचिए उस दौर में, आज से हम लोग तकरीबन 52 साल पहले, 52 ईयर्स पहले जो है हम बात कर रहे हैं, तब जो है कितनी अहमियत रखते होंगे। और उस चीज़ से जो है क्रांतिकारियों को और आंदोलनकारियों को एक अच्छा आंदोलन प्लान करने की क्या मिलेगी, कॉन्फिडेंस मिलेगा भाई, है ना। तो ये चीज़ है। अब क्या होता है, जब ये बात होती है कि तुरंत जो है इन्होंने प्लान बना लिया और उसके बाद इन्होंने जो है उस प्लान को एग्जीक्यूट करने पर ध्यान दिया। फिर जो है ये हुआ कि 10 जून 1973 को ये प्लेन सुबह 8:30 बजे निकलेगा। 40 मिनट का क्या है सफ़र है और 40 मिनट के बाद ये प्लेन त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कर जाएगा। बात इतनी सी थी कि 40 ही मिनट हैं, इन 40 मिनट के अंदर आपको क्या करना है, इस प्लेन को हाईजैक करके सारा पैसा अपने पास इकट्ठा कर लेना है। 19 सीटर का प्लेन, और इस 19 सीटर के प्लेन में माला सिन्हा जो कि एक्ट्रेस थी वो भी जो है सवार थी।
इनको कोई कानो कान खबर नहीं है कि अब इस प्लेन के अंदर क्या होने वाला है। जो होने वाला है वह बड़ा ही रोचक है। ये बैठी हुई हैं आराम से, और जैसे ही प्लेन टेक ऑफ करता है 5 से 10 मिनट के अंदर ही 3 लोग उठते हैं, 2 कॉकपिट की तरफ भागते हैं और एक व्यक्ति हाथ में हैंड ग्रेनेड लिए खड़ा हो जाता है। 2 व्यक्ति पिस्टल निकालते हैं और पायलट के ऊपर तान देते हैं कि देखो तुम जो हो क्या काम करो, इस प्लेन को उस जगह ले चलो जो जगह हम बता रहे हैं। पायलट के होश उड़ जाते हैं, वो समझ जाता है कि यहाँ पे जापानी प्लेन का जैसे हाईजैक हुआ था वैसे ही मेरा भी हाईजैक हो गया है इस प्लेन का। अब वो डर गया, सहम गया। उसके बाद इधर माला सिन्हा जी भी डर गई, सहम गई कि ये हुआ क्या। वो जो हैंड ग्रेनेड लिए हुए था उसने कहा अगर किसी ने भी बदतमीजी करी या हिले डुले कुछ भी किया तुमने तो मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा, तुमको भी साथ में ले जाऊंगा और उड़ा दूंगा। समझिए, सभी लोग डर गए। सबने कहा हम में से कोई भी जो है कोई भी हरकत नहीं करेगा, आप हैंड ग्रेनेड को जो है मत फोड़िएगा। सब शांति से बैठे रहे कि अब देखते हैं क्या होता है। अब उसके बाद जो अंदर जो हाईजैकर थे उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने जो है एक नक्शा रखा और कहा कि इस प्लेन को इस नक्शे को देखते हुए उड़ाओ और उसके बाद जो है हम बताएंगे क्या करना है। उन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि ये जो तुम नक्शा दे रहे हो ये तो जो है भारत की तरफ जा रहा है और हम जो है भारत की तरफ नहीं जा सकते। कहने लगे जितना कहा है उतना सुन लो बस। अब जो है पायलट के हाल खराब हो गए। तो ये लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए ये लोग कहाँ पहुँचते हैं, बिहार के अंदर एंट्री ले लेते हैं। जब ये बिहार के अंदर एंट्री लेते हैं तो बिहार में एक जगह पड़ती है फरबसगंज नाम की। वहाँ पे घास का मैदान होता है और ये हाईजैकर कहते हैं एक काम करो यहीं पे उतार दो। अब जैसे ही पायलट ये सुनता है कि ये कह रहा है कि घास के मैदान में उतार दो, उसका दिमाग जो है हिल जाता है। वो कहता है कि ये क्या कह रहे हो, हम तुम जो है डूबेंगे सनम, तुमको भी साथ ले डूबेंगे, इस तरीके की बातें कर रहे हो। हम भी जाएंगे तुम भी जाओगे और हम दोनों जो है चले जाएंगे। हाईजैकर कहता है जितना तुमसे कहा है उतना ही करो। कहने लगा कि कहीं जो है ऐसी जगह पे उतरवाओ जहाँ पे सीधी रोड हो, किसी एयरपोर्ट पे उतरवाओ, क्या चाहते हो। तुमने तो अभी तक जो है अपनी डिमांड भी नहीं बताई और कह रहे हो घास के उस पे जो है मैदान में उतार दो। ये बच्चों का प्लेन नहीं है। अगर जो है कोई भी गड़बड़ हुई, अगर ईंटा पत्थर कुछ भी लगा तो सबके सब जो है चले जाएंगे, तुम्हारे हैंड ग्रेनेड की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कहने लगे जितना कहा है उतना करो बस। और उसके बाद क्या था, खोपड़ी पे लगी हुई थी पिस्टल, और पिस्टल के बाद इंसान अपनी जान बचाए। वो तो जानता ही था कि मरने तो वाले हैं ही, चलो भैया ऐसे ही करके मरते हैं। उसने जो है पायलट ने कहा भगवान का नाम लिया होगा अपने मन में, और उसके बाद उसने जो है उतारने की कोशिश करी। किस्मत इतनी अच्छी कि इतने प्यार से उसने उतारा कि उसने कहा भगवान मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा, आज तो नहीं आऊँगा। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो होना था वो हो गया। आराम से प्लेन उतरा। उसके बाद ये लोग क्या काम करते हैं, हाईजैकर्स को वहीं छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद जो है 3 बॉक्स थे उसके अंदर, उन बॉक्सेस को लिया और कहा हमारा काम हो गया, टाटा सायोनारा, और कहते हुए निकल गए।
कहने लगे तुम्हें अब जहाँ पे भी जाना है तुम वहाँ जाओ। थोड़ी दूर पे देखा तो कुछ गाड़ियों का काफिला खड़ा हुआ है। वहाँ पे जो अहम भूमिका निभा रहे हैं वो हैं नागेश शर्मा, जो कि एक भारतीय थे, ठीक है। और जो 3 लोग वहाँ पे थे उस प्लेन के अंदर, उसमें एक थे खुद दुर्गा प्रसाद सुवेदी जी, दूसरे नागेंद्र प्रसाद धुंगल जी, और तीसरे थे बसंत भट्टाराय जी। ये 3 लोग जो है उस प्लेन के अंदर मौजूद थे। अब नागेश शर्मा अपने काफिले को लिए हुए हैं, वहीं पे तुरंत जल्दी से ये लोग बॉक्स को रखते हैं और वहीं से भागनी शुरू होती हैं वो गाड़ियाँ। अब पायलट को समझ ही में नहीं आ रहा ये कैसी हाईजैकिंग थी कि तुमने जो है हाईजैक किया, तुमने उन बॉक्सेस को जो है क्या किया, अपने साथ लिए जा रहे हो, तुमने कोई मेरे सामने डिमांड नहीं रखी और तुमने एक ऐसी जगह प्लेन उतार दिया जहां पर जो है घास है। ये हाईजैकिंग कैसी थी? तुम्हारी कोई डिस्काउंट डिमांड ही नहीं थी और किसी भी इंसान को तुमने चोट नहीं पहुंचाई। ये चीज़ सोच के जो है वो लोग अचंभे में आ गए, लेकिन जान बचने की बड़ी खुशी थी। तुरंत उन लोगों ने जो है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को संपर्क किया। ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को इधर संपर्क करते हैं, उधर वो लोग निकल लिए। वो लोग वहाँ से दार्जिलिंग पहुँचते हैं। दार्जिलिंग में जो है सब लोग धीरे धीरे करके अलग होते हैं। कुछ लोग बनारस पहुँचते हैं और कुछ लोग कहीं पहुँचते हैं, फिर धीरे धीरे करके अलग होते हैं। फिर सभी लोग मुंबई में आके इकट्ठा होते हैं और फिर मुंबई के बाद जो है उस पूरे पैसे को वो ठिकाने लगाते हैं। और उसके बाद ये सभी जितने लोग थे ये सभी लोग जो है कहाँ पहुँचते हैं? दिल्ली पहुँचते हैं। इधर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को पता चलता है कि एक क्या है, एक प्लेन इस तरीके का है, उसको हाईजैक किया गया और उसमें से जो है सिर्फ और सिर्फ 3 बॉक्सेस को निकाल लिया गया जिसमें 30 लाख रुपए थे। और ये पैसे जो है भारत सरकार के द्वारा जो है भेजे गए थे नेपाली राजशाही को, ताकि वह अपना क्या चला सके, अपनी सरकार सही तरीके से जो है शासन व्यवस्था जो है सही तरीके से चला सके, है ना। तो अब क्या हुआ कि ये बाय रोड पहुँचे थे विराटनगर तक, और उसके बाद विराटनगर से ये काठमांडू पहुँचने थे बाय प्लेन, और उसी बीच में इन लोगों ने क्या कर लिया? हाईजैक कर लिया। अब ये सबके सब जो है दिल्ली में मिलते हैं और दिल्ली में मिलने के बाद उधर जो है आफत हो रही थी कि भैया इनको पकड़ो और सारी चीज़ें। फिर इन्वेस्टिगेशन जो है शुरू होती है। अच्छा, नेपाली कांग्रेस के उस समय जो प्रेसिडेंट थे वो थे बीपी कोइराला जी, समझिए, है ना। और बीपी कोइराला जो हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस हैं, वो आप जानते ही हैं। अगर नहीं जानते हैं तो अब आप सोचिए कि वो कौन है, समझ में आया? उनके वो दादाजी हैं, हिंट इतना मैंने आपको दे दिया है। तो बीपी कोइराला जी उस समय नेपाली कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे और उन्होंने जो है एज अ प्राइम मिनिस्टर जो है नेपाल के अंदर सर्व भी किया था। अब क्या हुआ कि इन्वेस्टिगेशन हो रही है और इधर जो है अफरा तफरी मची हुई है, सारी चीज़ें मची हुई हैं। उसके बाद क्या होता है कि बीपी कोइराला जी को पता चलता है कि इसमें जो है मेरे भाई जीपी कोइराला यानी अपने गिरजा प्रसाद कोइराला जी भी इन्वॉल्व थे और वही कहीं ना कहीं मास्टरमाइंड की अहम भूमिका निभा रहे थे। भले ही दुर्गा प्रसाद सुवेदी जी ने प्लान बनाया था, लेकिन हरी झंडी दिखाने वाले वही थे। ये चीज़ें चारों तरफ जो है फैलती हैं, धीरे धीरे करके गिरफ्तारी होती है और ये लोग क्या होते हैं, जेल चले जाते हैं। पैसा तो ठिकाने लग ही चुका था कि बाद में हम इसको नेपाल में भेजेंगे और आंदोलन हम करके रहेंगे। उधर 73 का ये सीन है और 75 में हमारे देश के अंदर इमरजेंसी। जैसे ही इमरजेंसी लगी इनको छूट मिल गई। इनको जैसे ही छूट मिली ये सभी लोग जो है नेपाल पहुंच गए और उसके बाद आने वाले समय में धीरे धीरे करके ये लोग कहाँ पहुँचे?
सत्ता में जो है पहुँचे और देखा जाए तो प्रधानमंत्री के पद तक पहुँचे। जितने लोग भी इन्वॉल्व थे, क्योंकि सबने क्या किया था, इस क्रांति में अहम भूमिका निभाई थी। और उसके बाद काफ़ी संघर्षों के बाद जो है लोकतंत्र आया ही, सारी चीज़ें जो है चली। और जब ये हुआ कि ये प्लेन के साथ क्या हुआ, एक पॉइंट वहाँ पे भी है कि इस प्लेन के साथ क्या हुआ। असल में इस प्लेन ने जो है काफ़ी दिनों तक मोर देन 35 ईयर्स सर्व किया वहीं पर। लेकिन बात ये हुई कि ये फरवरी 2014 का वह समय आया जब जो है ये प्लेन क्रैश कर गया। 18 लोग जो है उसमें मौजूद थे, वह जो है बेचारे इस दुनिया को छोड़कर चले गए। हर कोई जब भी जो है देखता इस प्लेन को तो ये कहता कि ये वही प्लेन है जिसने जो है आंदोलनकारियों की, क्रांतिकारियों की एक तरीके से मदद करी। क्योंकि ये देखा जाए तो एक सोने की गुफा कह सकते हैं, या फिर जो है तिजोरी बन के सामने आया था, जिसमें जो है लोकतंत्र की आवाज़ छिपी हुई थी। जब ये क्रैश होता है तो इसका मलबा जो है इकट्ठा किया गया और इसको जो है म्यूज़ियम में रखा गया कि आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो इस सिंबल को देखें और देखने के बाद जाने समझें कि किस प्लेन ने भी अहम भूमिका निभाई थी हमारे संघर्ष में। सबने जो है बाद में जो है सत्ता को प्राप्त किया और सत्ता को बहुत अच्छे से चलाया। यही थी दोस्तों आज की किस्सा और कहानी। किससे रिलेटेड? सुशीला कर्की जी के हस्बैंड दुर्गा प्रसाद सुवेदी जी से रिलेटेड। अब जो हमारे क्या कहते हैं पड़ोस में सरकार बन ही गई है, बनी नहीं है, मतलब देखा जाए तो एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के तौर पे उनको शपथ दिला दी गई है। अब आगे आने वाले समय में क्या होता है वो देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। ओपिनियन पोल के तहत वह जो है बनी है और जेन ज़ी ने ओपिनियन पोल जो है करवाया। सारी चीज़ें जो हैं हुई, मीटिंग भी उसके बाद उन्होंने शपथ ली, उसके बाद जो है मीटिंग भी करी जेन ज़ी से और उनके लीडर से कि किस तरीके की आपको जो है व्यवस्था चाहिए। नेपाल के हालात अब सुधरते हैं कि क्या होता है, कैसी चीज़ें हैं। वैसे अभी जो हालात हैं वो चीज़ें दिखा रही हैं कि अब हो सकता है कि नेपाल के हालात आगे आने वाले समय में सुधर जाएं। और इलेक्शन देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। यही थी दोस्तों आज की किस्सा और कहानी। आप लोगों को हो सकता है मज़ा आई हो तो भाई प्लीज़ इस चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करो। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज़ हम लोगों के पास लोग देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ मुझे बोलनी पड़ रही है, तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें और ये वीडियो, इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए तैयार रहें। मिलेंगे अगली किस्सा और कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।